नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स तरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के T-90 विस्म टैंक की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने फ्रंटलाइन T-90 टैंक्स में एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये कदम खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि टैंक की लिथलिटी और वर्सेटिलिटी दोनों को इम्प्रूव किया जा सकेगा। T-90 विस्म टैंक, जो रशिया के T-90S का लाइसेंस्ड इंडियन वर्जन है, 2001 से इंडियन आर्मी का बैकबोन बना हुआ है। भारत के पास अभी 1100 से ज़्यादा T-90 टैंक मौजूद है, जिनकी 125 mm स्टैंडर्ड की स्मूथ बोर गन, आर्मर पियर्सिंग राउंड्स और हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक एमुनेशन दोनों को फायर करने में सक्षम है। अभी इनकी मार्क 3 अपग्रेड के दौरान इंप्रूव फायर कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मार्क 3 और इंडिजिनस इंजन जैसे मॉडर्नाइजेशन को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही अभी इन टैंक के अंदर नए APF SDS एमुनेशन को फायर करने का प्लान भी किया जा रहा है, जो कि 800 mm से लेके 1000 mm तक की पेनिट्रेशन को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमारे T-90 टैंक में कोई भी डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो दूर से हेवीली आर्मर टारगेट को एंगेज नहीं कर सकते। जबकि चाइना के टाइप 99A और टाइप 15 टैंक जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए हमें 4 से 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारे टैंक को सेफ डिस्टेंस में रहकर ही स्ट्राइक करने का ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी T-90 मार्क 3 को एक मल्टी रोल टैंक के तौर पर डेवलप करने के अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी नाग मार्क 3 जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने का विचार किया जा रहा है, जो 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक की रेंज में टॉप अटैक मोड में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए अभी T-90 टैंक्स में एक्सटर्नल कैनिस्टर लॉन्चर या बाकी मॉडिफिकेशन भी करने की उम्मीद किया जा रहा है, ताकि टैंक में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को प्लेस किया जा सके। ये सिस्टम कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉटरिंग मुनिशन यानी काम सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जो कि 15 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज में टारगेट के ऊपर अटैक करने में सक्षम होने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर ये इंटीग्रेशन सफल हो जाता है तो T-90 मार्क 3 को एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन में और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ऑपरेशन में चाइनीज टैंक को चैलेंज करने में सक्षम हो जाएंगे। और ये अपग्रेड इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन रोडमैप का एक मेजर कदम भी साबित होने वाला है। अगला अपडेट LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने की बात सामने आई है। इस अपग्रेड में इन हेलीकॉप्टर में अभी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम और डायरेक्टेड इन्फ्रेट काउंटरमेजर सिस्टम यानी DIRCM जैसे नए फीचर्स शामिल होने की बात की गई है, जिससे प्रचंड और भी ज़्यादा खतरनाक और वर्सेटाइल बनने वाला है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को खास करके हाई एल्टीट्यूड और टफ टेरेन में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। पहले से इसमें एयर टू एयर मिसाइल, अनगाइडेड रॉकेट और टरेट गन जैसे वेपन ऑपरेशनल हो चुके हैं, जो कि एंटी टैंक क्लोजर सपोर्ट या फिर काउंटर इंसर्जेंसी जैसे मिशन में मददगार साबित होने वाले हैं। HAL की तरफ से अभी तक 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद और 5 इंडियन आर्मी को दिए गए हैं। 28 मार्च 2025 को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से HAL के साथ 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, जिसमें से एक में टोटल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने की डील शामिल थी। इस 156 में से 90 इंडियन आर्मी को डिलीवर होने वाली और बाकी 66 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है। और हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2027 से 2028 के बीच स्टार्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि अगले 5 सालों में ही सभी हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है। लेकिन इस ऑर्डर में जिन 156 हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है, इनमें अभी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम और DIRCM सिस्टम मौजूद होने वाले, जो कि पहले के इनिशियल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट में नहीं दिए गए थे। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर को चैलेंजिंग टेरेन में सेफली नेविगेट करने में मदद करने वाला है, और ये सिस्टम लो विजिबिलिटी वाले कंडीशन में या फिर लो फ्लाइंग कंडीशन में
पेड़ हो जाए, पावर लाइन हो जाए और दूसरे ऑब्स्टिकल का पता लगाकर उससे बचाने में हेलीकॉप्टर को मदद करने वाला है। वहीं पर DRCM सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक तरीके की इन्फ्रारेड जैमर सिस्टम है जो कि इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल के ट्रैकिंग को डिसरप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक तरीके से हमारे हेलीकॉप्टर को इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल से अनलिमिटेड सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है, जिससे हेलीकॉप्टर को हाई रिस्क वाले एरिया में ऑपरेट करना ज्यादा सेफ होने वाला है। और HAL का कहना है कि अपग्रेड 18 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि लेटर सीरीज प्रोडक्शन यूनिट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के लाइट टैंक प्रोजेक्ट यानी कि जोरावर टैंक को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T के सीनियर अधिकारी जयंत डी पाटिल की तरफ से बात अभी बताया गया कि जर्मनी की इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी MTU की तरफ से एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से भारत को डिलीवर किए जाने वाले 8V199 T21 इंजन को 13 महीने तक भारत को डिलीवर करने से रोक दिया गया था। ये खुलासा दिखाता है कि भारत को अपने डिफेंस सप्लाई चेन में कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से जोरावर टैंक का प्रोडक्शन हमारा डिले हो गया था। और सेम सिचुएशन अभी हमको एरो इंजन के सेक्शन में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एरो इंजन टाइम पर डिलीवर ना होने की वजह से तेजस की प्रोडक्शन में डिले हो रहा है। अब वापस जोरावर टैंक की बात करें तो जोरावर टैंक एक 25 टन क्लास का लाइट टैंक है जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए और खास करके तेजी से डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैंक में 105 mm का मेन गन, एंटी टैंक मिसाइल, मॉड्यूलर आर्मर जैसे एडवांस फीचर होने वाले और इसी हिसाब से इनिशियली इसमें MTU के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जो इंजन 804 HP के आसपास पावर को डिलीवर कर सकता था, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला था क्योंकि खास करके हाई अल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन जर्मनी के एक्सपोर्ट रूल की वजह से ये इंजन अक्टूबर 2022 में रेडी होने के बावजूद भी नवंबर 2023 तक भारत को डिलीवर नहीं किया गया था और अंत में मजबूरी में भारत को लास्ट मोमेंट पे अमेरिकन ओरिजिन क्यूमिन इंजन को एक्वायर करना पड़ा था। क्यूमिन्स का VTA 93 T760 इंजन जो कि 760 हॉर्स पावर को डिलीवर कर सकता है। यह हालांकि क्यूमिन के इंजन के मुकाबले थोड़ा कम पावर को डिलीवर करता है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल जोरावर टैंक के प्रोटोटाइप में किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ रैंक अमेरिका की HMPT 800 ट्रांसमिशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस कॉम्बिनेशन के साथ टैंक को 30 HP पर टन के हिसाब से पावर डिलीवर कर रहा है, जिससे ये हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट कंडीशन दोनों में ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये पहले के मुकाबले थोड़ा कम पावर होने वाला है। इसी वजह से माना जा रहा है कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन होने वाला है और इस वजह से JD पाटिल के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी अपना इंडिजिनस 700 HP स्टैंडर्ड के इंजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि जोरावर टैंक के लिए स्पेशली डेवलप किया जा रहा है और इस इंजन को अभी 1000 HP को डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई किया जाने वाला है। इस इंजन में कोल्ड स्टार्ट और फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मददगार साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में भारत का गोल है कि फॉरेन इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करके पूरी तरह से देसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी तरीके से हमारे टैंक से लेकर एरोस्पेस सेक्टर तक हम देसी इंजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करने वाले हैं। अगला अपडेट रफाल फाइटर जेट को लेकर है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 114 रफाल को खरीदने का प्रपोजल देने के बाद रफाल को लेके काफ़ी सारे डिस्कशन होने लगे हैं, जिसमें एक तरफ इस डील को लेके काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इस डील को आगे बढ़ाने को लेके भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन सामने आ रहा है। फिलहाल एडिशनल रफाल को खरीदने को लेके जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में हम एक अलग ही वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपको कल देखने को मिलने वाला है। अभी हम खास करके इस वीडियो में इस डील को आगे बढ़ाने के लिए जो कन्फ्यूजन सामने आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी 114 रफाल को खरीदने के लिए जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ये है कि अभी एक ही बार में 114 रफाल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करना सही रहेगा या फिर स्टैगर्ड मैनर में इनको अलग अलग बैच में खरीदना सही रहेगा। इन दोनों कंडीशन में अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होने वाले हैं, जिसमें अगर हम एक ही बार में पूरा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो हमें ओवरऑल एयरक्राफ्ट का यूनिट कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा और कम टाइम के अंदर इन सारे एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए इनिशियली हमें 20 से 22 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, जबकि अगर हम बैच में इनको ऑर्डर करेंगे तो एक बार में हमें सारे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और दूसरे बैच के बीच में जो गैप रहने वाला है इसकी वजह से डिलीवरी टाइमलाइन डिले हो सकता है और यूनिट कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन सेम टाइम पर अगर बैच में ऑर्डर करने की बात करें तो पहले बैच और दूसरे बैच में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी का गैप रहने वाला है, यानी कि पहले से हमें अपडेटेड एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2016 में ऑर्डर किए गए रफाल और अभी 2025 में ऑर्डर किए जाने वाले रफाल में
F3R और F4 वेरिएंट का फर्क होने वाला है। ठीक वैसे ही F4 वेरिएंट की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद अगर हम 2030 में एक और बैच के रफाल को ऑर्डर करते हैं तो वो F5 वेरिएंट का रफाल होने वाला है। लेकिन अभी अगर हम बल्क में रफाल को ऑर्डर कर देते हैं तो ये एक ही वेरिएंट होने वाला है, जिनको अगर 2035 में भी हमको डिलीवर किया जाएगा तो वो F4 वेरिएंट ही होने वाले हैं, जिनको बाद में हमें फिर से अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे करके अभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होने वाले, जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना अभी हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है। इसके अलावा अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी सजेशन दे रहे हैं कि अगर अभी 114 रफाल के लिए एक बार में ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाता है तो इनकी डिलीवरी हमें 2030 के आसपास ही होने वाली और 2030 से ही रफाल की F5 वेरिएंट प्रोडक्शन में एंटर करने वाला है। तो ऐसे में हमें रफाल की F4 वेरिएंट के बदले अभी डायरेक्टली F5 वेरिएंट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए, क्योंकि पहले से डसॉल्ट के पास अभी 300 के आसपास रफाल का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है और ऐसे कंडीशन में इनको क्लियर करने में डसॉल्ट को मिनिमम 7 से 8 साल का समय लग जाएगा। इस वजह से अभी रफाल की F4 वेरिएंट के बदले डायरेक्टली F5 वेरिएंट को खरीदने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार, AI पायलट सपोर्ट और लॉयल लिगमेंट जैसे फीचर के साथ आने वाला है। और आगे चल के पता चलने वाला है कि इंडियन एयरफोर्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनमें से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। अगला अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया के इन्फेंट्री सोल्जर को अभी इंडियन मेड बुलेट प्रूफ जैकेट को पहने हुए देखा जा रहा है, जो SMPP प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। ये भारत का इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट का इंटरनेशनल स्तर पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है, जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया था और 2019 से इनको इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जा रहा है। इस जैकेट को खास तौर पर 7.62 इंटू 39 mm स्टैंडर्ड की यानी कि AK-47 की आर्मर पियर्सिंग बुलेट से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मॉड्यूलर बैलिस्टिक प्लेट लगाने का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे जरूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन को अपग्रेड भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट का कोर डिजाइन अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन और सिरेमिक कंपोजिट से बनाया गया, जिससे ये लाइटवेट होने के साथ साथ हाई स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन को देने में सक्षम होता है। ये वेस्ट स्पेशली इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें मिशन के हिसाब से अलग अलग तरह की प्लेट को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दिया गया, जो कि अर्बन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर फाइट के लिए अलग अलग तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से इस वेस्ट को 2019 में अडॉप्ट किया गया था और इनिशियली ऐसे 1.5 लाख के आसपास वेस्ट को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। अब जब आर्मेनिया जैसे देश इस प्रोटेक्टिव गियर को अपनी फोर्स में इंडक्ट करने लगे हैं तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आर्मेनिया जो साउथ कॉकेसस रीजन में लगातार कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता आ रहा है, अभी अफोर्डेबल और रिलायबल इक्विपमेंट की तलाश कर रहा है। अभी रशिया जैसे ट्रेडिशनल सप्लायर से अलग पार्टनरशिप एक्सप्लोर करते हुए आर्मेनिया की तरफ से भारत से स्मॉल आर्म एमुनेशन और बॉडी आर्मर जैसे सिस्टम को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। पहले आर्मेनिया की तरफ से सिर्फ रडार और आर्टिलरी से सिस्टम को भारत से एक्वायर किया जा रहा था, लेकिन अभी वो स्मॉल आर्म्स और बुलेट प्रूफ वेस्ट को भी भारत से एक्वायर करने लगे हैं, जो कि दिखाता है कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे ग्रो करने लगा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।